नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अर्थात जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके तहत हम अपना भाग नंबर 9 देखेंगे उसका, और भाग 9 के भी देखेंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि भाग 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है तो इसमें भाग 9 के में आपका नगर पालिका का उल्लेख है। किस प्रकार से भारत में ग्राम पंचायत का विकास हुआ, क्या आज़ादी के बाद ही इनका विकास हुआ था या फिर आज़ादी से पहले भी ये ग्राम पंचायतें चल रही थी? इन सब के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और ये जो होगा ये पॉलिटी का आपका लेक्चर नंबर 17 होगा, जिसके तहत हम देखेंगे पंचायत और नगर पालिका। तो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है कि देखो, जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे पीसीएस वगैरह हुए या आईएएस वगैरह हुए, तो वहां से तो ये पूछ लेता है कि कौन कौन सी समिति गठित हुई थी। समिति कौन-कौन सी थी यहाँ पर? कि जो जिन्होंने ये प्रावधान दिया था कि पंचायत होनी चाहिए, या किस समिति ने ये प्रावधान किया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। इस तरह के सवाल वो बड़े एग्जामों में पूछता है। छोटे एग्जामों में वो अनुच्छेद पूछ लेगा। ये पूछ लेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस जिले में ये लागू किया गया था, या कहाँ लागू किया गया था, या किस राज्य में लागू किया गया था। ये छोटे एग्जाम की बात होगी। तो उसी के तहत हम दोनों को देखते हुए, छोटे को भी और बड़ों को भी देखते हुए, इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे आज पंचायत और नगर पालिका का। तो स्टार्ट करेंगे पहले पंचायत से कि क्या होती हैं पंचायतें। भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत होती है वो 1882 से होती है। और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है स्थानीय स्वशासन। अर्थात स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष पर स्वशासन, स्वशासन मतलब खुद का शासन एक तरीके से। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक ग्राम पंचायतों की शुरुआत मानी जाती है। और हालांकि देखो, होने के लिए तो पहले भी मुगल काल में भी देखे हैं, या प्राचीन भारत में आप चले जाइए तो वहां भी इस तरह का प्रावधान था। लेकिन जो आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत में हम देखें तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत वो 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। और लॉर्ड रिपन को ही आप जानते हैं सज्जन रिपन की संज्ञा दी जाती है। सज्जन विपिन। तो इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दी। और स्वतंत्रता के पश्चात जब हम आजाद हो गए, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद में 2 अक्टूबर 1952 को पंचायतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम, अर्थात कुछ सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सामुदायिक मतलब एक तरीके से समूह में, जैसे आज देखते हैं ना ग्रुप बने हुए हैं, समूह समूह सखी चलनी है जैसे आप देखते हैं उनमें। तो इस तरह के समूह चलाए गए, लेकिन ये ज्यादा सफलता इनको नहीं मिल पाई। या तो ये कह लो कि शिक्षा के अभाव में इनको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, कुछ भी मान लो, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए पूरी तरीके से। 2 अक्टूबर 1952 को इनकी शुरुआत हुई थी पंचायतों को बढ़ावा देने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में 1956 में एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी वो 1956 में बनी थी, लेकिन इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1957 में दी थी। ये एनालिसिस तो करेगी ये, इसलिए अगले साल अपनी रिपोर्ट देती है। और उसके बाद में ये सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायतों की मांग को स्वीकार कर लिया। ये यहाँ पर अब देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1952 में हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। इससे भी पहले जाएंगे तो 1950 में जो योजना आयोग चलता था हमारा वो था। ये दोनों ही नीति निर्माण करते थे, योजना आयोग और विकास राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि वास्तव में नीति निर्माण तो योजना आयोग का ही था, लेकिन योजना आयोग पर निगरानी रखने के लिए एक संस्था बनाई गई थी विकास परिषद। ये देखते थे कि क्या योजना आयोग सही काम कर रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये कह लो कि नीति निर्माण में इन दोनों की भूमिका होती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया और इन दोनों के स्थान पर ला दिया गया एक और नई बॉडी, नीति आयोग, जिसकी स्थापना मोदी जी ने की थी 2015। ये आप ध्यान रखना। तो 1958 में एनालिसिस हुआ और पंचायतों की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। तो यदि ये पूछ ले कि आधुनिक भारत में प्रथम ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ, तो 2 अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर को ही क्यों? ध्यान करो, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और गांधी जी कहते थे कि भारत कहाँ बसता है? भारत गांव में बसता है। तो गांधी जी की अवधारणा थी कि इस तरीके की मांग आए। जैसे आप देखते हैं अनुच्छेद अपना 40, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी से ही संबंधित है, क्योंकि गांधी जी का जो लगाव था वो गांव की ओर बहुत ज्यादा था। और इसीलिए कहते थे गांधी जी कि भारत जो बसता है वो गांव में बसता है। तो
इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 के तहत प्रथम ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के, इंपोर्टेंट है पॉइंट आपका ध्यान रखेंगे छोटे एग्जामों के लिए, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके बाद में उसी साल 1959 में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। पहले कहाँ हुई? पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान का यदि जिला पूछ ले या क्षेत्र पूछ ले तो नागौर जिला। और यदि दूसरा पूछ ले कि दूसरी बार में कहाँ शुरुआत हुई थी तो आंध्र प्रदेश, 1959 में ही होगी थी, जस्ट इसके बाद में। उसके बाद इसमें देखा गया, देखो कोई भी संस्था हो, कोई भी आप लागू करते हो कोई भी योजना, तो वो पहले छोटे स्तर पर देखी जाती है, क्या वो छोटे स्तर पर कामयाब है या नहीं। यदि कामयाब है तो उसे पूरे समूचे भारत में फिर लागू कर दिया जाता है। पंचायतों के गठन के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी, ये ध्यान रखना है आपको। पीसीएस वगैरह में बड़ा खुल के पूछता है कि क्रम बताइए कि कौन सी समिति कैसे बनी थी, कौन सी, कभी कभी तो सीधा क्रम लगाने के लिए आ जाता है। देखो सबसे पहले बनी थी, यह ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत 1956 में गठित हुई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। उसके बाद में एक समिति और गठित होती है, अशोक मेहता समिति। देखो इस बीच में भी और समितियां गठित हुई थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। और राव समिति बनी थी, राव समिति का जो गठन हुआ था 1985 में हुआ था। और एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ फिर 1987 में। ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ था, कैसे गठन हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति 1977, राव समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1987 में इसका गठन होता है। अब देखो एक समिति और है इंपॉर्टेंट इसमें, पीके थुंगन समिति। और ये जो पीके थुंगन समिति है, इसी ने ही रिपोर्ट किया था कि भारत में कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए पंचायतों को, जैसे 1988 में गठित हुई थी ये। इस समिति के आधार पर ही क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम 1992 में पारित हुआ, और इसे भाग 9 में रख दिया गया। और फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अर्थात ग्राम पंचायतों से या पंचायत से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं। भाग कौन सा संबंधित है? 9वां, जिसमें 29 प्रावधान रखे गए। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री जब ग्राम पंचायतों का को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसी दिन ही क्या हुआ, 74वां संविधान संशोधन एक बार फिर से हुआ। देखो फिर से क्या, पहले 73वां हो गया और अब 74वां संविधान संशोधन उसी साल हुआ 1992 में, जिसके तहत भाग 9A को और अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसके तहत 18 विषय रखे गए। कुल मिलाकर ये पूछ ले कि ग्राम पंचायतों के संबंध में से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए ग्राम पंचायतों के लिए भाग 9 बनाया गया और तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, इसमें 29 विषयों को रखा गया, इन्हें हम आगे भी देखेंगे भी। और जब 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो इसके तहत नगर पालिका को रखा गया। तो जो शहर से संबंधित थे वो उनको नगर पालिका कह दिया गया, जो गांव से संबंधित थे उसको पंचायत कह दिया गया। जिसके तहत जिसे भाग 9A में रखा गया, और उसके तहत जो अनुसूची जोड़ी गई वो 12 अनुसूची जोड़ी गई। और शहरों से या नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों को रखा गया इसमें। कुल मिलाकर विषय पूछ लेता है कि कितने विषय हैं, तो पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? 29। शहरों से या नगर पालिका से संबंधित विषयों की संख्या 18 है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो पंचायत होती है, इस तरीके से विभाजन होता है, और नगर पालिका होती है। इसी को ही तो 73वें संविधान संशोधन और इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको भाग 9 में रखा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसको भाग 9 क्या में रखा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई। इतना ही तो ध्यान रखना था बस, इससे ज्यादा ध्यान रखना भी नहीं है आपको। अब देखो पंचायतों में भी कितने प्रकार की पंचायतों कर दिया इन्होंने? 3 प्रकार की। एक तो ग्राम स्तर पर पंचायत, जिनका प्रमुख जो होता है वो ग्राम जो होता है ग्राम प्रधान होता है। एक मध्य स्तरीय पंचायत होती है, मध्य स्तरीय मतलब ब्लॉक स्तरीय पंचायत होती है, ब्लॉक स्तरीय। एक होती है जिला स्तरीय पंचायत, जिसे हम जिला पंचायत अधिकारी कहते हैं, या जिला पंचायत अधिकारी भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से 3 स्तर पर बांट दिया गया। ऐसी नगर पालिका को भी इन्होंने 3 स्तर पर बांटा, एक तो नगर पंचायत, दूसरी नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। इनको अलग अलग क्षेत्रों में इनको इनके क्षेत्र बांट दिए गए। मतलब सबसे छोटा स्तर जो है आप ऐसे समझ लो, ये कोई हायरार्की है। इसमें जो सबसे टॉप पर है वो है ग्राम, फिर आप देखेंगे फिर आ जाता है ब्लॉक, और फिर आ जाता है आपका जिला। इस तरीके से हायरार्की बनती है, तो सबसे टॉप पर बैठा है जिला, फिर ब्लॉक और फिर ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से ऐसी सेम कंडीशन यहाँ भी है। इसमें देखेंगे तो सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर है नगर निगम, यहाँ बैठेंगे। नगर परिषद बीच में आएगा आपका, और उसके बाद में जो नगर पंचायत आएगी वो सबसे निचले स्तर पर होगी। तो इस तरीके से इनका बंटवारा होता है। अब जरा केवल भाग 9 के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखो 243A
संबंधित है इससे। अनुच्छेद 243 ए में राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वह पंचायतों का गठन करके उन्हें उनके कार्य व कर्तव्यों को सौंप सकता है। ये केवल और केवल किसको अधिकार दिया गया है? राज्य को। संसद को अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 243 ए में यही विधान करा गया है कि राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वो पंचायतों का गठन करे और उनके कार्य व कर्तव्यों को उनको सौंप दे। पंचायतों का गठन करके लो जी, हमारे इतने कार्य, जैसे पंचायतों को कितने कार्य दिए गए? पंचायतों को 29 विषय दिए गए। तो 29 विषय आपको, या 29 जो संबंधित होंगे, जो भी इन 29 विषयों के अंतर्गत आएंगे, उस पर काम आप करोगे, अर्थात ग्राम पंचायत करेगी उस पर काम। तो 243 बी कहता है कि पंचायत की संरचना किस तरीके की होगी। देखो, जो पंचायत की संरचना होगी 243 बी में किस तरह से होगी, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज चलता है हमारा। जैसे ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, मध्य स्तर पर मंडल पंचायत होती है और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। इसको ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, ब्लॉक पंचायत। ये भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत, जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत आपको देखने को मिलेगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहां मध्य स्तरीय पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। जो आप ध्यान रखना कि यदि किसी राज्य की संख्या 20 लाख से कम है, तो वहां पर अर्थात जो मध्य स्तरीय या जो ब्लॉक स्तरीय पंचायत है हमारी, वहां पर उसका कोई गठन नहीं किया जाएगा। 243 डी आपका, 243 डी कहता है कि पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। इसको अनुसूचित जाति को, एससी को और एसटी को तथा महिलाओं को। जैसे आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 डी से। वहीं पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, अर्थात पंचायतों में 33% महिलाएं होंगी, ये प्रावधान किया गया है। तो आप देखो, यदि आप गांव से आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जो ग्राम प्रधान होंगी वो कौन होंगी? कोई महिला ही होगी। लेकिन 90% केसों में यदि किसी गांव की महिला प्रधान है, तो उसका जो हस्बैंड होगा या उसका जो पुत्र होगा, वही ग्राम को संभाल रहा होगा, वरना महिला को तो कोई रॉयल शायद ही रहा हो। 90% का यही हाल है आज भी। को हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर वो अप्लाई हो पा रहा है? वो धरातल पर पूरी तरीके से तो अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो यहाँ भी हमें भी और सरकार को भी सुधार करने की तो आवश्यकता है। महिलाओं को ही इतना सशक्त बनाया जाए कि ताकि वो जो जो उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, उनका वो निर्वहन कर सके। तो 90% गाँव में आपको ऐसे मिलेंगे, जिस गाँव में महिला प्रधान होगी वहां पर तो महिला का तो नाम ही चलेगा केवल। तो वहां पर प्रधानी कौन करेगा? निर्णय जो लिए जाएंगे या तो उसका हस्बैंड लेगा या फिर उसका कोई पुत्र लेगा या सन लेगा। तो इस तरह की यहाँ पर कहानी है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 243 डी के तहत किया गया है। फिर है 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जैसे आपने अक्सर देखा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसी तरीके से 243 ई में भी कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब 243 एफ कहता है पंचायत सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है यहाँ पर 243 एच में। क्या क्या किया गया है वो देख लेते हैं जरा। देखो, पहली कंडीशन तो देखो सभी के लिए अप्लाई होती है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। दूसरी भी अप्लाई सभी के लिए होती है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान बनना चाहता है, ग्राम प्रधान बनना चाहता है, तो वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम न्यूनतम आयु यदि आपकी 21 वर्ष है तो आप ग्राम पंचायत के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब देखो, विधानसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता थी? ये विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता सीधी सी थी कि वह पहली ये भी कंडीशन लागू होती थी, दूसरी भी लागू होती थी, तीसरी भी लागू होती थी। बस वहां पर क्या है, विधानसभा में न्यूनतम आयु 21 की जगह 25 हो जाती है। बस इतना अंतर है यहाँ पर। केवल एक ही अंतर है। देखो, कुछ तो अंतर रखा ही जाएगा। हायरार्की के क्रम में सबसे नीचे कौन है? ग्राम पंचायत। सबसे ऊपर संसद, उसके बाद में विधानमंडल, और उसके बाद में आपका पंचायत कह लो या नगर पालिका कह लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से तो हायरार्की के क्रम में जब ये सबसे नीचे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अंतर दिखाया जाएगा। इसलिए 21 से 25 की बजाय इन्होंने 21 वर्ष इसको कर दिया। ये कि किसी व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनना है तो वो उसकी उम्र कम से कम न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु कुछ भी हो। फिर कहता है 243 जी। तो 243 जी में पंचायतों के कार्य बताए गए हैं कितने? 29 कार्य दिए गए हैं पंचायतों को, अर्थात पंचायत जो होंगे 29 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार होगा पंचायतों को। 243 एच कहता है पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करेगा, अर्थात
पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य करेगा। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के जो गठन किया जाएगा वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 243 आई। आई कहता है कि पंचायत एवं नगर पालिका चुनावों के लिए एक राज्य का निर्वाचन आयोग होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को कि जो केंद्र का लोक सेवा आयोग होता है या ये कह लो कि जो संघ का निर्वाचन आयोग होता है संघ का, वो राज्य के जो ग्राम पंचायत के निर्वाचन होते हैं किसी भी राज्य में, वो निर्वाचन नहीं कराता। संघ का निर्वाचन आयोग नहीं कराता, जबकि राज्य का ही निर्वाचन आयोग इस तरह के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो संघ का किसे करवाता है? तो संघ का जो निर्वाचन आयोग है वो केवल और केवल, यदि आप देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति वगैरह के इनके चुनाव कराता है। बाकी जो छोटे चुनाव है वहां पर उनको राज्यों को ही अधिकार दे दिया गया है कि आप अपना निर्वाचन आयोग बनाइए और इलेक्शन कंडक्ट कराइए। तो इस प्रकार से यदि पंचायत और नगर पालिका के चुनावों को पूछ ले कि कौन चुनाव कराता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई आप केंद्र का ही लगा दो। केंद्र का नहीं लगाना, 324 वाला नहीं लगाना। 324 से जो 329 तक भाग 15 में वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग का, वो नहीं है। यहाँ पर राज्य का निर्वाचन आयोग आ जाएगा बीच में और वो ही यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। निम्न क्षेत्रों में पंचायती राज का प्रावधान नहीं किया गया, जैसे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, यहाँ भी ग्राम पंचायत का प्रावधान नहीं है। और देखो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं ज्यादातर, ये सारे दो, चार, चार तो पूर्वोत्तर राज्य हो गए, एक दिल्ली होगी केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है यहाँ पर इस तरह का वर्णन नहीं किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। अब देख लेते हैं जरा भाग 9 कै को। इसमें क्या है? नगर पालिका का वर्णन किया गया है। तो 243 पी में नगर पालिका की संरचना दी गई है, ये आप ध्यान रखना। पंचायतों की तरह भी यह भी एक क्या है? यह भी एक त्रिस्तरीय संस्था होती है। इसने क्या क्या वर्णन किया देखो, नगर पंचायत होती है इसमें, दूसरी नगर परिषद होती है इसमें, और तीसरी नगर पालिका नगर निगम होता है। अब देखो कहाँ कहाँ नगर पंचायत बनती है, कहाँ कहाँ नगर परिषद बनते हैं, और कहाँ कहाँ नगर निगम बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो जो नगर पंचायत वहां बनती है जहाँ गांव से कस्बों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए बनती है। जैसे गांव है, धीरे धीरे वो क्या हो गया? डेवलप हुआ और वो एक छोटे से कस्बे में परिवर्तित हो गया। तो गांव में अब जो कस्बा बना है वो, तो वहां पर ग्राम पंचायत का गठन ना होकर वहां पर नगर पंचायत का गठन होगा। क्या ये कह लो कि जिन क्षेत्रों की संख्या क्या हो जाती है, लेकिन ये भी कंडीशन होती है, कस्बों में तो परिवर्तित हो गए लेकिन इसकी जनसंख्या 3 लाख से कम होनी चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना है, कस्बे में तो परिवर्तित होगा, उसके साथ साथ उसकी जो जनसंख्या होगी, उस कस्बे की जो जनसंख्या होगी वो 3 लाख से कम होगी। फिर नगर परिषद जो होंगे, नगर परिषद ग्राम नगर पंचायत से बड़े होंगे, जिनकी जनसंख्या 3 लाख से तो अधिक होगी और 10 लाख से कम होनी चाहिए। ये यहाँ पर प्रावधान है। तो नगर परिषद का चुनाव या नगर परिषद बनने के लिए क्या कंडीशन है? जनसंख्या का 3 लाख से अधिक और 10 लाख से कम होना चाहिए। और नगर निगम बनने के लिए जो आप देखते हैं वो जनसंख्या वहां पर 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं गाजियाबाद एक नगर निगम है, मेरठ एक नगर निगम है, ये सब क्या है? नगर निगम की श्रेणी में ही आपके आते हैं। अनुच्छेद 243 डब्लू कहता है नगर पालिकाओं के कार्य, और 18 विषयों का प्रावधान किया गया है नगर पालिकाओं में। तो नगर पालिकाओं को कितने अधिकार या कितने कार्य दिए गए हैं? 18। क्योंकि पंचायतों को जो कार्य दिए गए थे वो पंचायतों को कार्य दिए गए थे 29। तो देखो भाग 9 और भाग 9 ए आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं यूज नहीं करते तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, कोई सा भी एक यूज कर लेना। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ पीपीटी वाली आपको सेंड कर दी जाती है। और उसके साथ साथ यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर मेल के माध्यम से ही आपको उपलब्ध करा दूंगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।